ग्रामर का मुझे लगता है इतना ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से एक एक वीडियो डाल दूँगी तो मुझे सुकून मिलेगा, और इसीलिए ये वीडियो है, वाक्य का वीडियो है। पहले देखते हैं कि वाक्य कहते किसको हैं। जिन पदों को एक साथ बोलकर वक्ता यानी कि जो कहने वाला, ठीक है, अपना विचार या भाव पूरी तरह व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। हर एक शब्द को हम एक एक पद कहेंगे अगर वो एक वाक्य है, वाक्य में यूज हुआ है। वाक्य के दो मुख्य अंग या अवयव होते हैं। अगर एट क्लास का बुक देखेंगे तो वहाँ पर दो मुख्य अंग लिखा है, उद्देश्य और विधेय। वहीं पर अगर 10th का बुक देखेंगे तो वहाँ पर दो मुख्य अवयव लिखा है, उद्देश्य विधेय, ठीक है। और 10th के बुक में अंग दिया है पद, पदबंध, उपवाक्य, इनको दिया है अंग। अवयव बोला है उद्देश्य और विधेय को। अगर 8 का बुक देखेंगे तो वहाँ पर दो मुख्य अंग लिखा है, उद्देश्य और विधेय को। तो इनके बारे में पद, पदबंध, उपवाक्य ये इतने ज़रूरी नहीं है। उद्देश्य और विधेयक के बारे में जान लीजिए। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कि बेसिकली करता है, जो काम करता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता और उसके विस्तार। विस्तार मतलब क्या है? मतलब कर्ता, सपोज राम करता है, उसके पहले हम अगर कोई विशेषण लगा देते हैं, यानी कर्ता को थोड़ा अगर हम बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो हम मतलब कर्ता को अगर विस्तार करते हैं, कुछ विस्तार रूप देते हैं कर्ता को, हम क्या कहेंगे? उसके विस्तार, ठीक है। कर्ता और उसके विस्तार, इन्हें क्या कहेंगे? उद्देश्य। तो अगर ये रहा उद्देश्य तो बाकी जो कुछ भी रहा आपके वाक्य में वो सारा हो जाएगा विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया उद्देश्य में कर्ता और उसके विस्तार, तो बाकी बच गए क्रिया, कर्म, ठीक है, पूरक। तो क्रिया और उसके विस्तार, कर्म और उसके विस्तार, पूरक और उसके विस्तार, इन्हें क्या कहेंगे? विधेय। क्रिया कर्म तो समझ में आता है। पूरक क्या है? देखिए, पूरक अगर वाक्य को जो भी शब्द वाक्य की पूर्ति में सहायता करता है, अगर उसे हम क्रिया नाम नहीं देते हैं, कर्म नाम नहीं देते हैं, तो उसे हम पूरक कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई विशेषण है, कोई शब्द है, वो विशेषण के हिसाब से यूज हुआ है, तो उसको हम कर्म नहीं कहेंगे, क्रिया नहीं कहेंगे, तो उसको हम पूरक कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसको अगर बढ़ा चढ़ा के कुछ उसके बारे में लिखेंगे तो पूरक के विस्तार, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? विधेय। उदाहरण यहाँ पर है, राम पढ़ता है, तो राम के बारे में बोला गया है, जो क्रिया है, तो राम हो जाता है यहाँ पर उद्देश्य। और वो क्या करता है? उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? कि वो पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ता है यहाँ पर हो गया विधेय। फिर आपके जो सिलेबस है वहाँ पर वाक्य के जो मुख्य भेद दिए गए हैं और परिवर्तन। भेद यानी कि हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। उसके बाद परिवर्तन क्या है कि जो यहाँ पर हम रचना की दृष्टि से वाक्य पढ़ेंगे, सरल, मिश्र, संयुक्त, इनको आपस में परिवर्तन करना है। सरल को मिश्र में करना है, मिश्र को संयुक्त में करना है, संयुक्त को सरल बनाना है, ठीक है। तो रचना की दृष्टि से अगर वाक्य देखेंगे तो वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब क्या है? कर्ता एक होगा, उसके बारे में एक ही चीज़ बोली गई होगी, है ना। एक विधेय होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। मीनाक्षी लिखती है, मीनाक्षी कर्ता एक है, ठीक है, उद्देश्य यहाँ पर एक है, उसके बारे में एक ही चीज़ बोला गया है, लिखती है, हो गया एक विधेय, तो सरल वाक्य। बादल गरजते हैं, शिक्षक ने पढ़ाया, ये सारे हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और एक बुक में ये लिखा है कि एक मुख्य उपवाक्य हो
और उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मुख्य उपवाक्य है इसको सरल वाक्य बोल दिया गया है। ये जो पहली परिभाषा है यहाँ पर, तो उदाहरण अगर देखेंगे, सूर्यवीर कहता है कि मैं आज हरिद्वार जाऊँगा। यहाँ पर अगर हम सरल वाक्य ढूंढेंगे तो मैं आज हरिद्वार जाऊँगा, ये एक सरल वाक्य है। उसके बाद जो यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, सूर्यवीर कहता है कि, ये इस सरल वाक्य के अधीन है कि नहीं? तो हो गया मिश्र वाक्य। कौन नहीं जानता कि हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है। यहाँ पर अगर हम सरल वाक्य ढूंढेंगे तो पाएंगे कि हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, ये एक सरल वाक्य है। इसके अधीन क्या है? कौन नहीं जानता कि, क्योंकि इसे मैं अधीन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जब तक हम ये जो सरल वाक्य नहीं लिख देंगे हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, तब तक क्या होगा? कौन नहीं जानता कि ये अधूरा है ना? तो ये जिसके लिए ये पूरा हो रहा है उसी के अधीन हम कहेंगे। जो सोता है वो खोता है। ठीक है, यहाँ पर अगर सरल वाक्य ढूंढेंगे तो वो खोता है सरल वाक्य है, इसके अधीन क्या है? जो सोता है। ठीक है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये रहे उदाहरण। फिर आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही क्या है कि मिलना, मेल जोल। ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों अथवा मिश्र वाक्यों का मेल होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक से अधिक प्रधान, और एक बुक में क्या लिखा है कि एक से अधिक प्रधान उपवाक्य अगर हैं तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। उदाहरण देखेंगे, मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे रह गया। यहाँ पर मैं आगे बढ़ गया सरल वाक्य है, वो पीछे रह गया ये भी सरल वाक्य है, दोनों को जोड़ा है और, तो ये हो गया संयुक्त। आप आए और बाहर आई, यहाँ पर भी और जो है जोड़ने का काम कर रहा है, तो संयुक्त वाक्य। अगर दो पूर्ण वाक्य हैं उन्हें अगर जोड़ा गया है तो वो होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, मैं कोलकाता गया था और वहाँ से पुस्तक लाया था, ये भी दो वाक्य यहाँ पर पूर्ण वाक्य हैं। मैं कोलकाता गया था, वहाँ से पुस्तक लाया था, तो इन्हें जोड़ा जा रहा है तो संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगर यहाँ पर परिवर्तन की बात कहें कि सरल को संयुक्त करना है, संयुक्त को मिश्र करना है, सरल को मिश्र करना है, तो अगर संयुक्त हो चाहे मिश्र वाक्य हो, अगर आपको उसको सरल वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे? सरल वाक्य का रूल क्या है कि एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, है ना? तो मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे उपवाक्य होंगे। तो सबको मिलाकर आपको ध्यान में रखना होगा कि एक उद्देश्य रखना है, एक विधेय रखना है, तो आप जो है सही वाक्य बना पाएंगे, सही सरल वाक्य में परिवर्तन कर पाएंगे। उसी तरह अगर सरल वाक्य दिया गया है, आपको मिश्र वाक्य बनाना है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो सरल वाक्य है, जो सरल रूप में बोला गया है, उसको ऐसे इस कदर तोड़ना है कि एक पूरा वाक्य रहे और एक आश्रित उपवाक्य रहे। ठीक है, और संयुक्त वाक्य अगर बनाना है, कोई सरल वाक्य है, कोई मिश्र वाक्य है, उसको अगर संयुक्त वाक्य बनाना है तो जोड़ने की एक कड़ी आपको बीच में रखना है। जैसे यहाँ पर और शब्द है जो कि जोड़ रहा है दो पूर्ण वाक्यों को, तो ऐसे ही जोड़ने की कड़ी एक आपको ढूंढना है जो कि जोड़ पा रहा हो दो वाक्यों को। ठीक है, जोड़ने से ही वो संयुक्त बनेगा। फिर आता है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। क्या क्या? विधानात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, संदेहात्मक, इच्छात्मक, विस्मयार्थबोधक, संकेतवाचक। जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिले उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम विधि का विधान कहते हैं ना, जो हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, होना ही है। ठीक है, वो होकर ही रहेगा, या तो ऐसा है कि वो होकर ही रहेगा या फिर ऐसा है कि वो हो रहा है। ठीक है,
बच्चे खेल रहे हैं, हमने खाना खाया, आकाश में बादल घुमड़ रहे हैं। ये सब नॉर्मली एक एक वाक्य हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जैसे अच्छी तरह पढ़ाई करो या फिर तुम्हारा नाम क्या है, ये सब में भी तो हमें कुछ कार्यों के होने की सूचना मिल रही है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, लड़का नहीं पढ़ता था, ये ठीक हो रहा है, लड़का नहीं पढ़ता था। तो यहाँ भी क्या है कि ये भी तो एक कार्य है, होने की सूचना, ठीक है। वो तालचेर पहुंच गया होगा, यहाँ भी देखिए कि एक कार्य के होने की सूचना। आज वर्षा हुई होगी, यहाँ भी एक कार्य के होने की सूचना, लेकिन इन्हें हम क्यों विधानात्मक में नहीं रखते हैं। एक चीज़ आप देखिएगा, अगर एक वाक्य है वहाँ पर आपको दो जैसे कि संदेहात्मक भी वहाँ पर आ रहा है, विधानात्मक भी वहाँ पर आ रहा है, आपको वहाँ पर फील करना है कि हावी कौन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, वो तालचेर पहुँच गया होगा, ठीक है। ये एक सरल वाक्य है, इसे विधानात्मक हम क्यों नहीं कहेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक वाक्य नहीं है, सिर्फ एक क्रिया के बारे में सूचना नहीं है। यहाँ पर होगा, ये जो होगा वर्ड है ना लास्ट में, ये हमें क्या करता है, संदेह की भावना हमारे अंदर प्रकट करता है। तो जब संदेह की भावना आए, मतलब देखिए हम अगर विधानात्मक वाक्य फिर से देखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, हमने खाना खाया, आकाश में बादल घुमड़ रहे हैं, इनमें कोई संकेत नहीं है, ठीक है। कोई विस्मय नहीं है, इच्छा नहीं है, संदेह नहीं है, आज्ञा नहीं है, प्रश्न नहीं है, निषेध भी नहीं है। तो ये 7 अगर नहीं होते हैं एक वाक्य में, तब हम उसको क्या कहेंगे, विधानात्मक वाक्य। उसमें किसी और चीज़ की बू नहीं है, ना प्रश्न की बू है, ना संदेह की बू है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा वाक्य जिसमें से हमें सिर्फ एक कार्य होने की सूचना मिल रहा है, हम उसे क्या कहते हैं, विधानात्मक वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, हमने खाना खाया, आकाश में बादल घुमड़ रहे हैं। अब आता है निषेधार्थक। जिससे किसी कार्य के ना होने का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। सिंपल में कहेंगे तो नो का भाव, नो अगर आता है किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, उसे क्या कहेंगे, निषेधार्थक वाक्य। उदाहरण देखिए, लड़का नहीं पढ़ता था, नहीं, नो हो गया निषेधार्थक। राम न आए, न, नो निषेधार्थक वाक्य। तुम मत जाओ, यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम ये आज्ञार्थक वाक्य है, ठीक है, कि तुम मत जाओ, हमें आज्ञा मिल रहा है कि तुम मत जाओ। तो थोड़ा फील करके देखो, वो हमें क्या आज्ञा दे रहा है, तुम मत जाओ, ठीक है, मत, नो, नो का भाव पहले आ रहा है। अगर वो हमें कुछ आदेश दे भी रहा है तो किसके लिए, किस चीज़ के लिए आदेश दे रहा है, वो निषेध, निषेध के लिए वो आदेश दे रहा है, मना कर रहा है, नो का भाव, ठीक है। तो उत्तर क्या हुआ, तुम मत जाओ, निषेधार्थक वाक्य। यानी कि यहाँ पर देखिए वो हावी वर्ड जो मैंने बोला था पहले, यहाँ पर निषेध क्या होता है, आज्ञा के ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है। तो उत्तर क्या होता है, निषेधार्थक वाक्य। जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तुम्हारा नाम क्या है, तन्मय कहाँ जा रहा है, तुमने क्या खाया, वे कहाँ चले गए, ये सब क्वेश्चन है, तो हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। जिससे किसी तरह की आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश आदि का बोध हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तो आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, देखिए आज्ञा देखेंगे, कोई हमें कुछ ऑर्डर दे रहा है तो वो भी आएगा आज्ञार्थक में। कोई हमें आदेश दे रहा है, कोई प्रार्थना यानी कि कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो भी आएगा आज्ञार्थक में। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमसे सुपेरियर है, वो सिर्फ हमें आज्ञा दे रहा है तो सिर्फ वो आएगा आज्ञार्थक में, ऐसा नहीं है। अगर कोई हमसे कुछ चाहता है, कुछ रिक्वेस्ट करता है, तो वो भी होगा आदेश, वो भी होगा क्या, आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है। कोई प्रार्थना है, कोई उपदेश है, कोई हमें सलाह देता है, उसे भी हम कहाँ रखेंगे, लाके आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत। तुम जाओ,
आदेश है, आज्ञा है, मुझ पर कृपा करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, कृपया आप चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना भी है, उपदेश भी है, जैसे कि अच्छी तरह पढ़ाई करो, आदेश भी है, तो इन सबको हम कहाँ रखेंगे? आज्ञार्थक वाक्य में। तुम्हें यह काम करना चाहिए, ये भी उपदेश की तरह है। जिससे किसी बात की संभावना, शंका, संदेह आदि का बोध हो, उसे संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। अगर हम काल तक जाएं तो काल में होता क्या है? संभावना के लिए संभाव्य काल अलग है, उसके लिए अलग प्रकार के वाक्य होते हैं, और संदेह के लिए संदिग्ध काल अलग होता है, उसके लिए अलग तरीके के वाक्य होते हैं। लेकिन जब हम वाक्य पढ़ते हैं, वाक्य चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो जो संभाव्य काल के अंतर्गत के जो सारे वाक्य हैं और जो संदिग्ध काल के अंतर्गत के जो सारे वाक्य हैं, वो सारे आकर यहाँ पर कहाँ रहेंगे? संदेहात्मक वाक्य के अंतर्गत। ठीक है, वाक्य में यहाँ पर कोई अलग सा नहीं है कि संभावनात्मक वाक्य, ऐसा कुछ नहीं है। संदेहात्मक वाक्य एक होता है, उसी के अंतर्गत हम रखेंगे संभावना को, शंका को, संदेह को। ठीक है, शंका संदेह एक बात है, संभावना को भी हम उसी के अंतर्गत रखेंगे। जैसे यहाँ पर आज्ञा में हम प्रार्थना और उपदेश को भी यहाँ पर रखें, उसी तरह यहाँ पर संदेह के साथ हम रखेंगे संभावना को। वो तालचेर पहुँच गया होगा, संदेह है। आज वर्षा हुई होगी, संदेह। क्या तुम सचमुच ही गए थे? यहाँ पर हम क्या देखते ही, क्वेश्चन मार्क देखते ही हमें लगेगा कि प्रश्नवाचक है। लेकिन अगर हम ये सचमुच ही, इस वर्ड को अगर हम देखेंगे, क्या तुम सचमुच ही गए थे, वो पूछ रहा है, लेकिन उस पूछने के ऊपर जो संदेह है, सचमुच ही गए थे, ये संदेह का भाव उस पर हावी हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? संदेहात्मक वाक्य। सिद्धार्थ आया हो, ये संभावना, ठीक है, संभाव्य सूचक है कि सिद्धार्थ आया हो सकता है वो आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन संभावना है आया हो। इसे हम कहाँ रखेंगे? संदेहात्मक वाक्य में। ठीक है, काल में अगर इसको रखते हैं तो संभाव्य काल में रखेंगे, लेकिन अगर वाक्य की बात आए तो इसको हम संदेहात्मक वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। जिससे किसी प्रकार की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। दीर्घायु हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, यानी मन से अगर कोई चीज़ निकल रहा है, वो भी ब्लेसिंग्स टाइप का। ठीक है, इच्छा है, कोई कामना है, कामना हम दूसरों की भलाई के लिए कामना करते हैं, खुद की भलाई के लिए कामना करते हैं, शुभ कामना देते हैं ताकि किसी सामने वाले का शुभ हो, आशीर्वाद देते हैं ताकि सामने वाला तरक्की करे, है ना। यानी कि ये जो इच्छात्मक वाक्य है, पॉजिटिव, यहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी कि हमारे इच्छा से, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद के भाव से अगर हम कुछ कह रहे हैं, कोई हमसे कुछ कह रहा है, वो क्या होगा? इच्छात्मक वाक्य। जिससे विस्मय, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयार्थबोधक वाक्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें विस्मय होना है, आश्चर्य हो जाना है। एक बार मतलब वाक्यों को पढ़ते ही अगर हमें आश्चर्य का फील आए तो क्या होगा? विस्मयार्थबोधक वाक्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए आश्चर्य होना है तो ऐसा नहीं कि बस कोई अच्छी चीज़ देखकर हम आश्चर्य होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शोक भी लिखा है, यानी दुख में भी अगर हमें विस्मय का भाव आता है, हम दुख को भी, कोई दुख देखकर भी अगर हम विस्मय होते हैं, उसको भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे? विस्मयार्थबोधक वाक्य। हाय हाय तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? विस्मय मतलब वो मुझे छोड़कर जा रहा है, इसमें मुझे विस्मय हो रहा है। ठीक है, या कहाँ जा रहे हो, इसे देखकर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देकर प्रश्नवाचक नहीं कर सकते हैं। हाय हाय ये जो वर्ड है, ये विस्मय के लिए ही यूज होता है। यह बगीचा कितना सुंदर है, मतलब इतना सुंदर है कि इसको देखकर आश्चर्य होता है, तो ये हो गया विस्मयार्थबोधक वाक्य। है तुम फेल हो गए, ये भी विस्मय है कि तुम फेल हो गए, इसको सुनकर मतलब मैं विस्मय हो रही हूँ, ठीक है, आश्चर्य हो रही हूँ, तो ये हो गया विस्मयार्थबोधक वाक्य। इसे फिर से देख लीजिए, इच्छात्मक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? इच्छा,
कामना, शुभकामना, आशीर्वाद। और विस्मय में क्या आएगा? विस्मय आता है, हर्ष आता है, शोक आता है। ठीक है, जिससे संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। पानी बरसता तो पौधे ना सूखते, तुम आओ तो मैं जाऊं। यहाँ पर बोला गया है कि हमें अगर संकेत दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य। पानी बरसता तो पौधे ना सूखते, यानी कि पौधे जो सूख गए हैं उनके लिए यहाँ पर एक संकेत किसके तरफ दिया गया है? पानी बरसने के तरफ। तो ये संकेत है। ठीक है, पानी बरसता ये संकेत है, तो हो गया संकेतवाचक वाक्य। तुम आओ तो मैं जाऊं, यानी मेरा जो जाना है उसके लिए किसके तरफ संकेत किया जा रहा है? तुम्हारे आने के तरफ। तुम आओ तो मैं जाऊं, संकेत हो गया, तो ये होता है संकेतवाचक वाक्य। ज़्यादातर ये थे अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार हमने पढ़ा, सरल, मिश्र, संयुक्त। और अगर परिवर्तन जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर सरल, संयुक्त और मिश्र इन तीनों में ही परिवर्तन करने के लिए बोलता है। तो उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा।